सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में हम करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिनके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं। तो सेक्शन सी से हम क्या है क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेक्शन ए में से जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं, पूछे गए हैं रिपीटेड मोड पे, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सेक्शन ए के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड सेक्शन बी के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स। आज हम सेक्शन सी के 15 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करो अगर देखते हो, एंड शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट होती है, कोई भी वीडियो बनती है, सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। एंड जो ये नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो टेलीग्राम में ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। तो ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार पूछा गया है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड आपको बताना है कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के आंसर को करना। तो देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एचआर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हेल्प करती है एम्प्लॉय की कि वो ग्रो हो, इम्प्रूव करे। इससे ये इंश्योर रहता है कि जो एम्प्लॉय है उसके पास राइट नॉलेज हो, राइट स्किल हो, ठीक है, एंड वो अपना काम क्या है अच्छे से कर सके। अब यहाँ बोला था इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। सबसे पहले ये एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ाता है। अब अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, दैट मीन्स वो अपनी एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को और बेसिकली इन्हांस करना चाह रही हैं। तो इससे होगा क्या, बेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, बेटर परफॉर्मेंस आएगी, और ओवरऑल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के चांसेस क्या है और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट कॉन्फिडेंस। अब एक जब एम्प्लॉय है वो वेल ट्रेंड है तो वो फील करता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड कि हाँ भैया वो अच्छे से काम कर सकता है। इससे क्या होता है ना, उसको हाई जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। अगर एक स्किल्ड एम्प्लॉय काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है अपने टास्क को और अच्छी तरीके से वो कर सकता है, ठीक है, इससे उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या है बढ़ती है। ये कह लो रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती है, कम टाइम लगता है, प्रॉपर तरीके से करेगा, कम टाइम में और अच्छा काम कर सकता है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी क्या है उसकी बढ़ती है। नेक्स्ट है रिड्यूस एरर। अब देखो, एक प्रॉपर ट्रेनिंग हेल्प करती है कि आप ना मिस्टेक को अवॉइड करो या मिस्टेक हो ही ना, ठीक है, वर्क प्लेस पे। इससे आपका टाइम बचता है, मनी बचता है, एंड मेन रिसोर्सेज भी बचते हैं। ठीक है, वेस्टेज नहीं होती है रिसोर्सेज की, इवन प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन एम्प्लॉयज़ ग्रोथ एंड प्रमोशन। अब देखो, ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉय की कि वो क्या है उसके अंदर डेवलप हो लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स, जिससे क्या है वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए तैयार होता है, एंड प्रमोशन के चांसेस भी उसके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अडेप्ट टू चेंजेस। अब अगर ट्रेनिंग दी जा रही है ना एम्प्लॉयज़ को, तो बेसिकली वो लर्न कर रहे हैं नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को, तो इससे वो अप टू डेट रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को वो इजीली क्या है अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था शॉर्ट नोट लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रेनिंग, किसी भी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ना ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखो कि किस टाइप की आपको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, कि अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो किस काइंड की देनी है, किस टाइप की देनी है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि हम राइट ट्रेनिंग क्या है राइट पीपल को दे राइट टाइम पे। अब इसके मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है, चेक करो कि जो एम्प्लॉय है वो अपने गोल्स को मीट कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कि आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सेकंड होता है फीडबैक एंड सर्वे। एम्प्लॉय से, मैनेजर से पूछ लो कि भाई कौन सा एरिया इंप्रूवमेंट के लिए मतलब कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, तो वो भी आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। आप खुद जाके क्या है एम्प्लॉयज़ को वॉच करो और देखो कि हाँ भाई यहाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये ट्रेनिंग नीड है, ठीक है, इस ये वाले टॉपिक पे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंटरव्यू एंड डिस्कशन। एम्प्लॉय से बात करो कि क्या क्या चैलेंजेस आपको काम के दौरान फेस करने पड़ते हैं, कौन से काम में ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर प्रॉपर तरीके से आप चाहते हो कि हाँ इसको और अच्छे से आ जाता तो और अच्छे से प्रोडक्टिविटी बढ़ती। नेक्स्ट है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। नई मशीन सिस्टम क्या हो सकता है रिक्वायर हो ट्रेनिंग के लिए, तो वो ले आओ। फिर है जॉब डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। कंपेयर कर सकते हो आप रिक्वायर्ड स्किल क्या है एक जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एंड एक्चुअल एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है। अगर कोई गैप है तो उसको भी आप फिलफिल कर सकते हो, किससे, ट्रेनिंग से।
तो कंक्लूजन देख लें अगर हम इसका, तो यहाँ क्या बोला है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना हेल्प करते हैं एम्प्लॉय को कि वो परफॉर्म कर सके बेटर, ग्रो हो सके अपने करियर में। बट ट्रेनिंग से पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये देखो कि किस स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स मिसिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या है ट्रेनिंग देते हो, सो दैट वो बेटर रिजल्ट लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ डिटेल नोट ऑन कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इसमें जितने मेथड्स हैं उनमें से आपको कोई भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और मेनली 360 डिग्री एनालिसिस के आपको अप्रेजल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो चैप्टर है ये अच्छे से करो। अब इससे पहले ना हमने ऑलरेडी बहुत सारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे हमने बहुत सारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग वीडियो में किए हुए हैं। अगर आपको और डिटेल में देखना है या फिर पहले क्वेश्चन आंसर्स को करना है तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और मेथड्स देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल ना एक प्रोसेस होती है जिसमें आप इवेल्युएट करते हो एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को, कि भाई जो वो काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को हमें जानना है एक सर्टेन पीरियड में। ये हमारी हेल्प करता है कि भाई एक एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पे क्या है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और कहाँ कहाँ पे उसको क्या है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको हम परफॉर्मेंस रिव्यू भी बोल सकते हो, एम्प्लॉय का इवेल्युएशन भी बोल सकते हो आप, और एनुअल रिव्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एम्प्लॉयर की भी हेल्प करता है कि भाई अगर उसे रिवॉर्ड देना है तो पहले वो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा ना कि कौन बंदा अच्छा कर रहा है, उसी को तो रिवॉर्ड देगा। दूसरा, अगर उसको ट्रेनिंग देनी है तो वो देखेगा ना कि कहाँ कौन कौन से जो लोग हैं उन्हें दिक्कत आ रही है कोई पर्टिकुलर काम करने में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए भी किया जाता है कि ट्रेनिंग नीड्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सके। तीसरा, अगर आपको किसी को प्रमोशन करनी है किसी की या ट्रांसफ़र करना है तब भी आप परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते हो। नेक्स्ट है, इससे इंप्रूव होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की। फिर आपसे पूछा गया था भाई इसके ऑब्जेक्टिव बताओ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमें परफॉर्मेंस को जानना होता है अपने एम्प्लॉयज़ की। फिर हमें ये भी जानना होता है कि भाई कौन कौन से स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं, कौन कौन से वीकनेस वाले एरियाज़ हैं। फिर हम इस बेसिस पे उन्हें फीडबैक भी देते हैं, ठीक है। और ये हमारी हेल्प करता है कि हम किस बेसिस पे प्रमोशन करें, किस बेसिस पे उनका ट्रांसफ़र करें। एंड अगर कोई ट्रेनिंग देनी है तो कैसा प्रोग्राम बनाना है, इसीलिए भी हम क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। और अगर ये क्या है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। लाइक अगर गुड परफॉर्मेंस है तो उसको रिवॉर्ड किया जाता है जो मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो और अच्छा काम करेगा। अब मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप क्या है अप्रेजल कर सकते हो, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हो एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मेथड। इसमें आप रैंक करते हो, रैंकिंग मेथड है, एम्प्लॉय को रैंक किया जाता है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इस तरीके से पेयर्ड कंपैरिजन मेथड होता है कि एक एम्प्लॉय को दूसरे मतलब कि एम्प्लॉय से पेयर किया जाता है, ठीक है, कंपेयर किया जाएगा कि परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे हम। फिर ग्राफिक रेटिंग स्केल जिसमें क्या है रेटिंग दी जाती है स्केल पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के बेसिस पे। चेकलिस्ट मेथड होता है, ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है एंड जो रेटर होता है वो चेक करता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये इस एम्प्लॉय पे अप्लाई हुआ है, अगर हुआ है तो वो उसको क्या है टिक कर देता है। फिर है मॉडर्न मेथड्स अगर हम बात करें तो सबसे पहला है 360 डिग्री फीडबैक। ये फीडबैक क्या है ऑल राउंड होता है, हर जगह से लिया जाता है, आपके सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से, कस्टमर से, हर किसी से। फिर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स ना खुद ही सेट करते हैं गोल्स एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं उस बेसिस पे कि क्या गोल अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर है बिहेवियरल एनकोड रेटिंग स्केल। ये कंबाइन करता है ट्रेडिशनल रेटिंग को स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फॉर ईच लेवल के साथ। तो कंक्लूजन अगर हम इसके देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ट्रैक करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। ये प्रोवाइड करता है आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड गाइड करता है कि कैसे फ्यूचर में इंप्रूवमेंट लानी है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कि किस बेसिस पे आप प्रमोशन दोगे, सैलरी में हाइक दोगे लोगों को एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बनाओगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपको प्रोसेस बतानी थी कि अगर मतलब क्या प्रोसेस होती है जब आप डिज़ाइन या इवैल्यूएट करते हो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को। तो देखो प्रोसेस की बात करें तो डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना, डिज़ाइन करना मीन्स प्लान करना कि कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, किन को दी जाएगी, ठीक है, कौन देगा उस ट्रेनिंग को एंड कैसे फिर क्या है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेस रहा या नहीं रहा उसको मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम सबसे पहले प्रोसेस की बात करें। पहला है असेस ट्रेनिंग नीड्स। डेफिनेटली पहले आप फाइंड आउट करोगे कि क्या ट्रेनिंग नीड्स है
ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर होम एंड वाई, मतलब कि किसको चाहिए, क्यों चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, पहले ये आप असेस करोगे। अब ये कैसे हो सकता है? परफॉर्मेंस रिव्यू करो, आप फीडबैक लो उनसे, इंटरव्यू करो, इससे पता लगेगा कि हाँ, सामने वाले को क्या ट्रेनिंग की नीड है। फिर है आप ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि हाँ, इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के बाद हमें ये ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो क्लैरिफाई करोगे, सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करोगे कि क्या ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं तो क्या अचीव करना चाहते हैं हम, ठीक है। लाइक हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये सिखाना चाहते हैं कि नया सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करें। फिर है डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग कंटेंट। अब देखो आप ये डिसाइड करोगे कि भाई क्या टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो, कैसे डिलीवर किया जाएगा कंटेंट, ठीक है। फिर है चूज़ द ट्रेनिंग मेथड। ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि कौन सा ट्रेनिंग मेथड से ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सेलेक्ट करोगे उसमें से बेस्ट वे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको डिलीवर करना है ट्रेनिंग को। ये बेस्ड करेगा कि टॉपिक क्या है, ऑडियंस क्या है। अब इसमें मेथड्स बहुत से आते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स होते हैं, ठीक है। फिर है प्रिपेयर ट्रेनर्स एंड रिसोर्सेज। अरेंज करोगे, क्वालिफाइड ट्रेनर्स को बुलाओगे, ट्रेनिंग रूम को अरेंज करोगे, टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो लेके आओगे, जो भी मटेरियल चाहिए, ठीक है, उस सेशन में वो सारा लेके आओगे। फिर फाइनली इंप्लीमेंट करोगे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, तो कंडक्ट करोगे ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे आपने प्लान की थी। एंड मेक श्योर करोगे कि हर चीज़ क्या है उस अकॉर्डिंगली चले, स्मूथली चले, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे एक्टिवली। फिर इवैल्यूएट करोगे ट्रेनिंग को। अब एक बार ट्रेनिंग देने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि क्या सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम कि नहीं। अब ये कैसे किया जा सकता है? फीडबैक लो या फिर नॉलेज को टेस्ट कर लो जो सिखाया है, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या एक्चुअल में इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं। फिर आपसे पूछा था इवैल्यूएशन कैसे करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हेल्प करता है कि देखने में कि जो ट्रेनिंग है वो यूज़फुल है, कि भई फ्यूचर में और चेंजेस करने की ज़रूरत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में क्या-क्या आता है? फीडबैक फॉर्म आप भरवा सकते हो एम्प्लॉयी से जिन्होंने ट्रेनिंग ली है कि आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर है टेस्ट एंड क्विज़ ले सकते हो उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए। परफॉर्मेंस कंपैरिज़न कर सकते हो कि भई पहले क्या परफॉर्मेंस थी, आफ्टर ट्रेनिंग क्या परफॉर्मेंस हुई। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, खुद ही ऑब्जर्व कर लो कि एम्प्लॉय अब काम कैसे कर रहा है। या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखते हो, ये मेजर करते हो कि क्या ट्रेनिंग ने हेल्प किया, ठीक है, कंपनी को। क्या अब कंपनी क्या है सेव कर पा रही है पैसे को। तो कंक्लूजन देखें तो एक वेल डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प करता है एम्प्लॉय की कि वो इफेक्टिवली परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे, ठीक है। और इवेल्युएट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वो भी बहुत ज़्यादा ये कह लो कि इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफर्स इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ करियर प्लान। कि जो इंटरनल मोबिलिटी होती है या फिर जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं एम्प्लॉय के करियर प्लान को। तो देखो, इंटरनल मोबिलिटी क्या थी? इंटरनल मोबिलिटी का मतलब मूव कर रहे हो आप एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे ट्रांसफ़र किया, प्रमोशन किया, ठीक है, या फिर डिमोशन हुआ, या फिर जॉब रोटेशन हो गई। अब या प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट, ठीक है। अब ये हेल्प करता है मैच करने में राइट पर्सन को राइट जॉब के साथ। एंड ये एम्प्लॉय को क्या एक चांस देता है कि वो ग्रो कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए स्किल्स को। फिर यहाँ पे आया है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है मूवमेंट करवाते हो आप इसमें एम्प्लॉय की एक जॉब से या एक लोकेशन से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब ये नहीं है कि सैलरी स्ट्रक्चर या फिर पोजीशन में कोई चेंज आता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात करें तो लैटरल ट्रांसफ़र होता है, सेम पोजीशन में होता है, बस डिफरेंट प्लेस में हो जाता है। डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र नाम से ही पता लग रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। टेम्परेरी ट्रांसफ़र का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आपको कहीं और पे बोला है काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में। अब अगर हम बात करें इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका एम्प्लॉय के करियर प्लान में, तो देखो, इंटरनल मोबिलिटी एंड ट्रांसफर्स ना बिग इम्पैक्ट डालते हैं एक एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट में और उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन में। कैसे? पहला, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉय लर्न कर सकता है भाई नई नई स्किल्स, है ना, न्यू न्यू चैलेंजेस को देखेगा कि कैसे फेस करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो अपने करियर में मतलब कि बढ़ने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसने नई नई चीज़ों को भी क्या है देखा। फिर ये उसकी हेल्प करता है कि वो हायर पोजीशन पे जल्दी पहुंच सकता है। नेक्स्ट है स्किल्स डेवलपमेंट। जब अलग अलग रोल में, अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय जा रहा है तो वो डाइवर्स एक्सपीरियंस को गेन करता है, जिससे वो और ज़्यादा क्या है कॉन्फिडेंट फील करेगा। फिर है इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। जब एम्प्लॉय को नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना, तो बेसिकली वो उसका रेपिटेटिव टास्क नहीं हो रहा है, तो इससे वो मोटिवेटेड सेटिस्फाइड भी फील करता है। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। ट्रांसफर प्लेस एम्प्लॉयज वेयर देयर स्किल्स। ट्रांसफर क्या है? बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को उस जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे उसकी स्किल्स क्या है जॉब की डिस्क्रिप्शन से मिल रही है, तो इससे क्या है बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाती है टैलेंट की। फिर है हेल्प इन करियर प्लानिंग। ट्रांसफर्स एंड इंटरनल मोबिलिटी एम्प्लॉय को अलग अलग करियर पाथ
कभी ये देती हैं अपॉर्चुनिटी कि भाई ऐसा-ऐसा अगर कोई जॉब यहाँ पे अगर कोई वैकेंसी अराइज़ हुई तो आप भी क्या है फिर वो पर्सन भी अप्लाई कर सकता है बिकॉज़ उसने वहाँ पे क्या है काम किया हुआ है। नेक्स्ट है रेपिटेटिव जो सिचुएशन होती है वो हट जाती है क्योंकि आप नई-नई वैरायटी ऑफ टास्क कर रहे हो। तो कंक्लूजन की बात करें तो इंटरनल मोबिलिटी और ट्रांसफर्स बहुत ही पावरफुल टूल है एक एम्प्लॉयी की डेवलपमेंट का, ठीक है? ये हेल्प करता है एम्प्लॉयी की कि वो ग्रो हो सकता है, लर्न कर सकता है, प्लान कर सकता है अपने करियर को अच्छे से और इम्प्रूव कर सकता है कंपनी की परफॉर्मेंस को भी। नेक्स्ट आपका आता है डिफाइन ट्रेनिंग। तो भाई ट्रेनिंग क्या होती है ये बताना है, इसकी क्या नीड पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग की एंड कौन-कौन से प्रिंसिपल्स आपको क्या है ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप एक डिज़ाइन कर रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि बहुत ही अच्छा है एम्प्लॉय के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये वाला जो चैप्टर है उसको ना छोड़ के जाओ एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो ये सारे करो आप यहाँ पे। तो देखो ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप इम्प्रूव कर रहे हो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड अपने एम्प्लॉय का सो दैट वो और अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके। अब ये क्या है हेल्प करता है एम्प्लॉय की कि वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है? और कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने काम करने के दौरान। फिर नीड और इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो भाई स्किल्स इंप्रूवमेंट करवाता है ये उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ट्रेनिंग के बाद, एरर्स होने के चांसेस कम होते हैं, वो कोई भी नई सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं अप टू डेट, ठीक है? मोटिवेशन क्यों कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं तो मोटिवेटेड फील करते हैं और गोल अचीवमेंट, ठीक है? ये सपोर्ट करते हैं कंपनी को भी उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो क्या है इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप बना रहे हो तो ध्यान में रखने हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये हमने और भी डिटेल में किया है 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर की वीडियो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो इन डिटेल अगर किसी को पढ़ना है तो। तो देखो सबसे पहले आपको ना गोल क्लियर होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग देने के बाद क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है ट्रेनिंग देने का। फिर आपको क्वालिफाइड ट्रेनर्स लेके आने हैं, ठीक है? और अपनी ऑडियंस को प्रॉपर तरीके से जानना है जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो। प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा फोकस करना है। फीडबैक भी लो उसके बाद, ठीक है? एंड एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन सेट करनी चाहिए एंड फॉलो अप सपोर्ट उसके बाद भी क्या है इवैल्यूएट करना चाहिए। फिर यहाँ बोला गया परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होती है, डिस्कस करो वेरियस मेथड्स। तो अभी हमने पढ़ लिया परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और इसके मेथड्स क्या है, फिर से वही बताए हैं। देखो रेटिंग स्केल हो गया, 360 डिग्री फीडबैक हो गया, चेकलिस्ट मेथड हो गया, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड हो गया, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये मेथड्स हैं जो कि हमने कर लिए हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आपको कोई भी 3 टॉपिक दे देते हैं, ठीक है? और आपको बोल दिया जाता है कि भाई 15 मार्क्स के अकॉर्डिंगली इसको एक्सप्लेन करो, तो ये 5-5 मार्क्स के ही बेसिकली आ गए हैं, है ना? तो देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। सबसे पहले ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट बताना है आपको क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है और ट्रांसफर क्या होता है बताना है। तो ले ऑफ का क्या मतलब होता है, जब एम्प्लॉय को टेम्पररली रिमूव किया जा रहा है वर्क से, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत से रीज़न हो सकते हैं लाइक शॉर्टेज हो रखी है रॉ मटेरियल की, पावर फेलियर हो रखा है या ब्रेक डाउन हो गई है मशीन की, काम बंद हो चुका है। तो उस टाइम क्या है बोला जाता है कि भई हाँ, टेम्परेरी पीरियड के लिए कि अब काम तो है नहीं, तो फिर कैसे मतलब कि क्या आप उन्हें बुलाओगे? तो इसीलिए इसको बोलते हैं ले ऑफ। इट इज़ नॉट द एम्प्लॉइज़ फॉल्ट। इसमें ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय की वजह से कुछ हुआ है, भई कुछ रीज़न ऐसे हैं जो मशीन ब्रेक डाउन हो गई, है ना? तो अब क्या है काम बंद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद रिट्रेंचमेंट पूछा था, तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है परमानेंट हटा दिया गया है, ठीक है, एम्प्लॉय को। इसके भी बिज़नेस रीज़न हो सकते हैं लाइक कॉस्ट कटिंग करनी है बिज़नेस को या डाउनसाइज़िंग कर रहे हैं वो, ठीक है? तो इसमें ये तब होता है जब कंपनी चाह रही है रिड्यूस करना स्टाफ, ठीक है? सो दैट वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। फिर आपसे पूछा था प्रमोशन क्या होता है, तो प्रमोशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या है एम्प्लॉय को हायर पोज़ीशन पे भेज रहे हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बेटर पे के साथ और हायर स्टेटस के साथ। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, ठीक है? उनकी परफॉर्मेंस का बेसिकली ये रिवॉर्ड होता है। जैसे असिस्टेंट मैनेजर था तो वो मैनेजर बन गया। फिर है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब शिफ्ट करना एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है? सेम ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। इसमें आप बेसिकली ये क्यों करते हो? बैलेंस करने के लिए जो भी वर्कलोड होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम? एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ ईडीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी हमने अलग से किया है तो आपको क्या है ये भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, ईडीपी पहले पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है? फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि टेक्निक्स बतानी है आपको। तो देखो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम रेफर्स टू द प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज डिजाइन टू improve the managerial skills, knowledge and abilities of employee who are already working in higher level positions or are being prepared for such role। देखो ईडीपीज का मतलब होता है ना कि आप ना प्लान कर रहे हो कि किस किस तरीके से लर्निंग एक्टिविटी करवाई जाएंगी, इस मतलब डिज़ाइन कर रहे हो इनको सो दैट आप अपने एम्प्लॉय की मैनेजीरियल स्किल्स को बढ़ा सको, नॉलेज को बढ़ा सको और एबिलिटी को बढ़ा सको, ठीक है?
क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर हो सके, तो उनको आज से ही आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसको ही बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका यही गोल होता है एग्जीक्यूटिव्स का, ये हेल्प करता है कि भाई वो बेटर लीडर बन सके, स्मार्ट डिसीजन ले सके और मैनेज कर सके अपनी टीम को इफेक्टिवली। तो टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग हो गया ये, ठीक है, करते करते ही आप सीखो, सीनियर के अंडर सीख लो, गाइडेंस लो उनसे। फिर आता है आपका कोचिंग एंड मेंटोरिंग, 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड सीनियर से या मेंटर से, ठीक है। इससे होता क्या है कि बेसिकली आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ती है, आप ये देखते हो सामने वाला कैसे कर रहा है उस काम को। जॉब रोटेशन, आप क्या है एग्जीक्यूटिव्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में मूव करवा सकते हो, इससे वो क्या है नई नई चीज़ों को सीखेगा, नई नई अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होंगी। फिर एक क्लासरूम ट्रेनिंग या लेक्चर्स, फॉर्मल टीचिंग सेशंस लगा सकते हो, सेमिनार लगा सकते हो, वर्कशॉप, है ना। ये क्या है लर्निंग थ्योरीज, ये यूज़फुल होता है जब आपको थ्योरीज लर्न करनी है, स्ट्रैटेजीज लर्न करनी है, नए नए ट्रेंड के बारे में जानना है, तो सेमिनार्स वगैरह में जा सकते हो। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, इसमें क्या है लर्न करते हो आप रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम से, कि पहले कोई ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको कैसे टैकल किया था, तो उसको क्या आप देखते हो, इससे आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं। फिर है रोल प्लेइंग, इसमें आप क्या एक्ट करते हो, ठीक है, एक सिमुलेटेड सिचुएशन है, उसमें क्या एक्चुअल में आप क्या है एक्ट करते हो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह बढ़ती हैं। फिर है बिजनेस गेम सिमुलेशन, इसमें क्या होता है आप कंप्यूटर बेस्ड या फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ का यूज़ करके रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस को क्या है फेस करते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रेनिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बतानी है। तो देखो, ट्रेनिंग हमने पढ़ लिया है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर को इम्प्रूव करवाया जाता है, सो दैट आप और अच्छे से अपना काम कर सको। अब टाइप्स पढ़े तो एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग, ये क्या न्यू एम्प्लॉय को दिया जाता है सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके कंपनी के रूल, कल्चर और वर्क को। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, इसमें एम्प्लॉय क्या है करते करते ही काम सीखता है क्या क्या चीज़ें। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ये वर्क प्लेस पे नहीं होती है, ठीक है, अलग से होती है, जैसे लेक्चर, सेमिनार्स, वर्कशॉप। फिर है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को की नॉलेज को अपडेट करने के लिए, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग होती है जो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है सो दैट जिनके प्रिपेयर किया जा रहा है कि हाँ इन्हें प्रमोट करना है हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, और आपकी बुक में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, है ना, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, उसके अंदर फर्दर, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की है, तो आप वो देख सकते हो। फिर है ब्रीफली डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगेन मैंने कहा वही क्वेश्चन आया हुआ है, तो रेटिंग स्केल, 360 डिग्री, चेकलिस्ट मेथड, ये सारे हमने क्या है कर लिए हैं, तो बस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान भी होते हैं, ग्रुप इंसेंटिव प्लान भी होते हैं, आपको उनके एडवांटेजेस बताने हैं एंड उनसे क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, किससे, वेज इंसेंटिव से, ये भी आपको बतानी है। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। पीस रेट सिस्टम, एम्प्लॉय को पे किया जाता है किस बेसिस पे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क उन्होंने कंप्लीट किया है। एडवांटेज क्या है भाई, डायरेक्टली लिंक्ड है कि जितने एफर्ट करोगे उतने रिवॉर्ड मिलेंगे, इससे आप मोटिवेट होते हो कि आपको और अच्छा काम करना है, मोटिवेट आप होते हो। डिसएडवांटेज क्या है भाई, क्वालिटी इशू आ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो क्या उस बेसिस पे पैसा मिल रहा है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। नेक्स्ट है कमीशन बेस्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉय अर्न करता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज, ठीक है, किसमें, जो भी उसने सेल्स जनरेट की है। अब एडवांटेज क्या है इसकी, वही ये मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवानी है भाई। डिसएडवांटेज क्या है, हो सकता है इससे अनहेल्दी कंपटीशन हो जाए और इग्नोर होता है इससे टीम वर्क। फिर आता है बोनस प्लान, एम्प्लॉय क्या है उसको बोनस मिलता है किस बेसिस पे कि अगर वो स्पेसिफिक टारगेट्स को मीट करता है या अचीव करता है माइलस्टोन्स को। अब एडवांटेज क्या है, बूस्ट करता है उसका मोराल, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ती है। पर डिसएडवांटेज क्या है, सब्जेक्टिव है, किसको क्या बोनस देना है वो उसके ऊपर डिपेंड है जो दे रहा है। फिर है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, एम्प्लॉयज़ को क्या है अवार्ड्स दो, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, ठीक है, इससे क्या है उनका मोटिवेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिसएडवांटेज क्या है, हो सकता है कोई और बंदा है मतलब कि उसको कि हाँ मुझे मिलना चाहिए था अवार्ड। फिर है ग्रुप इंसेंटिव की बात करें, टीम बेस्ड बोनस हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो इकट्ठे काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट अचीव कर लिया तो उनको मिल गया। एडवांटेज क्या है, कोलैबोरेशन बढ़ती है इससे। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जिसने मान लो उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था तो उसको भी उतना ही मिला जितना सबको मिला। प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है कि एक पोर्शन ऑफ कंपनी का प्रॉफिट है वो शेयर कर दिया जाए एम्प्लॉय के साथ, है ना, तो वही पैसे इसमें क्या है मॉनेटरी बेनिफिट हो जाते हैं। पर डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पे वो किया जा रहा है। नेक्स्ट है गेन शेयरिंग, एम्प्लॉय शेयर इन कॉस्ट सेविंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट द कंपनीज अचीव, ठीक है, तो इसके वही है इनकरेज करता है इनोवेशन को। एडवांटेज ऑफ वेज इंसेंटिव, तो एडवांटेजेस पूछी थी वेज इंसेंटिव की, तो देखो मोटिवेशन बढ़ती है, क्लियर रिवॉर्ड
मिलता है आपको एफर्ट्स के लिए, ठीक है। इंप्रूव होती है आपकी परफॉर्मेंस, अट्रैक्ट एंड रिटेन करते हैं हम इसके थ्रू टैलेंट को, ठीक है। और गोल के अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है इसको। पर प्रॉब्लम भी है वेज इंसेंटिव के साथ, लाइक क्वालिटी इशू की आप ये होता है कि भाई चलो जितना काम करेंगे उस बेसिस पे पैसा मिलेगा, तो हो सकता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन क्या हो सकता है अराइज हो जाए इसमें। शॉर्ट टर्म फोकस होता है ये, ठीक है, कि जल्दी जल्दी काम करना है और क्या कहते हैं उस बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब आप बेसिकली इसमें इमीडिएट रिवॉर्ड्स में फोकस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। इनइक्वालिटी हो सकती है, सम एम्प्लॉयज़ फील कर सकते हैं कि भाई उनके एफर्ट्स को अंडर वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे हैं। और कभी कभी क्या हाई प्रेशर टारगेट को मीट करने का, इससे क्या होता है स्ट्रेस जैसी सिचुएशन भी आ सकती है एक एम्प्लॉय के ऊपर। फिर आपको दोबारा से देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन पे आपको बताना है कि ये कुछ टर्म्स आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन क्या है आप अभी हमने ले ऑफ कर लिया, रिट्रेंचमेंट कर लिया, ठीक है। जो थर्ड वाला पॉइंट है ये तो हमने कर लिया, बाकी हम देख लेते हैं। तो देखो तो अगर एक एम्प्लॉय अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है वो क्या है कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। और रेजिग्नेशन में क्या होता है एम्प्लॉय वॉलंटरीली रिजाइन करता है, ठीक है, वो लीव करता है जॉब को। एम्प्लॉय क्या है नोटिस देता है कि भाई क्या कहते हैं मतलब नोटिस पीरियड देता है, सो दैट आप क्या उसकी जगह किसी और को तब तक के लिए वो कर सकते हो, किस मतलब कि वो इतने पीरियड पे काम कर रहा है तब तक आप कोई और ढूंढ सकते हो, ठीक है। रेजिग्नेशन हैपन हो सकता है वेरियस रीजन से, लाइक उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, पर्सनल इशू है कोई, या उसको डिससेटिस्फेक्शन हो रही है वर्क से। फिर आता है रिटायरमेंट। तो ये क्या है जब एम्प्लॉय रीच करता है अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो इसे रिटायरमेंट बोलते हैं कि अब उसके बाद काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय इसके बाद काम नहीं करता, उसको क्या है उसके बाद पेंशन वगैरह मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेचुटी वगैरह मिलती है। फिर है रिटायरमेंट मार्क्स द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ क्या है उस टाइम पे मतलब कि कंपनी में फिर वो काम नहीं करता है, इधर वॉलंटरी और मैंडेटरी होती है। फिर सस्पेंशन में क्या होता है टेम्परली रिमूव किया जाता है एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटी से, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मान लो उसके ऊपर मिसकंडक्ट किया उसने कोई, ठीक है। ये परमानेंट टर्मिनेशन नहीं होती है, ठीक है, और ये विद और विदाउट पे हो सकती है। पर्पज़ यही होता है कि भाई जो भी इंटरफेरेंस ना हो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एम्प्लॉय के। फिर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है परमानेंट टर्मिनेशन करवा दिया है एम्प्लॉय सर्विसेज से, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीरियस वायलेशन कर दिया होगा, मान लो उसने कंपनी के रूल का मिसकंडक्ट कर दिया होगा। फिर डिसमिसल क्या होता है, इसमें टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाती है बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू सीरियस रीजन, ठीक है। एम्प्लॉयर कर देता है टर्मिनेशन सीरियस रीजन के कारण, लाइक मिसकंडक्ट कर दिया आपने, या फेलियर हो गए मतलब कि फेलियर हो गया आपका कि आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हो। फिर आता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट, ये हमने पढ़ लिया है। ले ऑफ का मतलब क्या है टेम्परली आपने क्या है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस क्या अभी अपने काम कुम नहीं हो रहा है तो आपने टेम्परली ले ऑफ किए हुए हैं। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है परमानेंट रिडक्शन किया आपने अपनी वर्कफोर्स में। तो आप समरी ये देख सकते हो। फिर आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेनिंग और उसके मेथड। तो अभी हमने ट्रेनिंग का मीनिंग देखा, मेथड्स में मैंने ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बताया था। अब देखो यहाँ पे उसको और डिटेल में बताया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जो इसमें आप काम करते करते ही दौरान सीखते हो एक्चुअल वर्क प्लेस में। जॉब रोटेशन हो गया, कोचिंग हो गया, अप्रेंटिसशिप हो गया, मेंटोरिंग हो गया। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लेक्चर, क्लासरूम ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, ये सेमिनार्स, सिमुलेशंस हो गया, केस स्टडी हो गया, ई लर्निंग हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अगेन क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, आपको वेरियस मेथड्स बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो अगेन ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफ़र क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसफ़र बताओ और बताओ फीचर्स। एक साउंड ट्रांसफ़र पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो देखो ट्रांसफ़र का मतलब होता है शिफ्ट करना एम्प्लॉय को एक जॉब से, एक डिपार्टमेंट से, एक लोकेशन से अनदर जॉब डिपार्टमेंट या लोकेशन में विदाउट एनी मेजर चेंजेस इन सैलरी। सैलरी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज सच कोई चेंज नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ ट्रांसफ़र क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ एम्प्लॉय को मूव किया जा रहा है जहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, रिप्लेस करना है किसी को, ठीक है, अगर वो एब्सेंट है मान लो या लेस एफिशिएंट है तो उसको अनदर पोजीशन पर डाल दिया। रेमीडियल ट्रांसफ़र भी होते हैं जब एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है एक जगह पे करंट जॉब पे तो उसको दूसरे रोल को करने के लिए भेजा जाता है। फिर है वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र, ये क्या है एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस नया नया मिले तो डिफरेंट डिफरेंट रोल में उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। फीचर क्या है, एक गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर आप बना रहे हो, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें कि अगर किसी को ट्रांसफ़र चाहिए तो क्या रूल, क्या प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। फेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ट्रांसफ़र क्या है किए जाएंगे विदाउट बायस, ठीक है। जॉब सूटेबिलिटी, एम्प्लॉय को क्या है
शुड बी ट्रांसफर टू जॉब दे आर स्किल्ड फॉर, जिस में वो स्किल्ड हैं उसी में क्या है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड नो लॉस ऑफ पे, ट्रांसफ़र शुड नॉट लीड टू डिक्रीज इन सैलरी। ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी में डिक्रीज़ आ जाए या बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं वो डिक्रीज़ हो जाए, नहीं। ठीक है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय को क्या है प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म्ड करना है आपको ट्रांसफ़र करने से पहले। रीज़न बेस्ड होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर जेन्युइन रीज़न होने चाहिए। तो कंक्लूजन की बात करें तो ट्रांसफ़र हेल्प करता है मेंटेन करने में स्मूथ वर्कफ्लो को। इससे जो रेपिटेटिव टास्क होता है ये भी क्या है हटता है, एंड एम्प्लॉय की फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बढ़ती है, वो फ्लेक्सिबल काम कर सकता है अलग अलग टाइप के। और ट्रांसफ़र पॉलिसी ये इंश्योर करती है कि फेयरनेस बनी रहे और एम्प्लॉय क्या है हैप्पी और मोटिवेटेड रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपनसेशन। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स में आता है और 15 मार्क्स में भी आता है कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं और फैक्टर कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनसेशन को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनसेशन होता क्या है। देखो, कंपनसेशन रेफर्स टू द टोटल पेमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय रिसीव इन रिटर्न फॉर देयर वर्क, कि टोटल पेमेंट कितनी मिली है एम्प्लॉय को उसके वर्क के बदले। ठीक है, इन रिटर्न। इसके अंदर सैलरी तो होगी होगी, वेजेस भी होंगे, बोनस भी होंगे, इंसेंटिव्स भी होंगे एंड अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो कंपनसेशन में क्या क्या आ जाता है, मनी प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो भी मिले हैं एम्प्लॉय को, टोटल पेमेंट जो भी उसके वर्क के बदले, उसने जो काम किया है उसके बदले जो भी मिला है वो सारा क्या आ जाता है, कंपनसेशन में आता है। अब पूछे थे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कंपनसेशन के, तो कुछ की प्रिंसिपल्स है जो कि गाइड करते हैं कि कैसे कंपनसेशन आपको देनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, फेयरनेस एंड इक्विटी वे में आपको क्या है देनी चाहिए कंपनसेशन। एम्प्लॉय जो काम कर रहा है सेम, तो उसको भी सिमिलर पे देना चाहिए आपको। दूसरा, परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतनी ही क्या है कंपनसेशन दी जाएगी। कंप्लायंस विद लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर बताया है कि भाई इतने मिनिमम वेज बन मिलना चाहिए, इतने वर्किंग आवर होने चाहिए, तो उस हिसाब को भी क्या है देखना होता है आपको। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंपनी को क्या है, द कंपनी शुड अफोर्ड द कंपनसेशन विदाउट हार्मिंग इट्स बजट। अब ये भी है कि भाई ऐसा नहीं है बहुत सारी कंपनसेशन दे दी पर उनका खुद का बजट क्या है वो हो गया हार्म, तो ऐसा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव वे में क्या है आपको देनी है कंपनसेशन। अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट, और कंपनसेशन अगर अच्छा कंपनसेशन पैकेज आप बनाते हो तो आपको क्या है, आप अट्रैक्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कंपनी में और रिटेन भी करके रख सकते हो। फिर है मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन, जो कंपनसेशन होती है मोटिवेट करती है एम्प्लॉय को कि वो काम अच्छे से करे और कमिटेड रहे। ट्रांसपेरेंसी, कंपनसेशन क्या है, कंपनसेशन सिस्टम क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सो दैट लोगों को पता लगे कि हाँ किस किस बेसिस पे कैसे कैसे यहाँ पे कंपनसेशन दी जाती है इस कंपनी में। नेक्स्ट पूछा था आपसे कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन को। तो बहुत सी चीज़ें जो अफेक्ट करती है, ठीक है, कि कितनी एम्प्लॉय को मिलेगी कंपनसेशन। तो उसमें से सबसे पहला है भाई उसका जॉब का नेचर क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स या रिस्की जॉब है तो वहाँ पे हायर पे मिलता है। फिर है स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, अब हाईली स्किल्ड या फिर बहुत ही जो बड़ी पोस्ट है, तो वहाँ पे अगर ऐसे एम्प्लॉय हैं उधर काम कर रहे हैं तो उधर क्या है ज़्यादा कंपनसेशन मिलती है। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को ज़्यादा कंपनसेशन मिलती है। फिर है कंपनीज एबिलिटी टू पे, कंपनी की एबिलिटी भी देखी जाती है, अगर बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो डेफिनेटली वो क्या है ऑफर करती है हाई सैलरी। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंपनी ये भी चेक करती है कि भाई उसी इंडस्ट्री में बाकी कंपनियां कितना पे कर रही हैं, उस हिसाब से भी देखना होता है। फिर गवर्नमेंट के लॉ भी देखने होते हैं कि मिनिमम वेजेस और बोनस रूल क्या है, वो भी कंपनसेशन, उस हिसाब से भी कंपनसेशन बनाई जाती है। फिर है लोकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सिटी कितनी है, ठीक है, तो वो भी देखा जाता है। फिर है यूनियन इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस क्या है डिमांड करते हैं बेटर पे की वर्कर्स के लिए, तो ये भी क्या है देखा जाता है। तो कंक्लूजन देखें तो बोला है गुड कंपनसेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए एंड लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये बोथ चीज़ों को कंसिडर करें, कंपनी की कितनी कैपेबिलिटी है ये भी देखें वो पे करने की, एंड एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी देखें, सो दैट इससे इंश्योर रहे कि भाई सेटिस्फैक्शन हो रही है एक एम्प्लॉय को एंड परफॉर्मेंस उसकी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो यहाँ पे आपको ये डिटेल में करना पड़ेगा कि भाई जब ट्रेनिंग देते हो एम्प्लॉय को तो उसकी स्किल बढ़ती है और वो काम अच्छे से करता है। अब दो टाइप के ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ये वर्क प्लेस पे दी जाती है, काम करते के दौरान, काम कर रहे हो उसी के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे
आपको अलग अलग स्किल सिखाई काम करते ही दौरान, कोचिंग दे दी, गाइडेंस सीनियर के अंडर काम कर रहे हो, ठीक है, एक्सपीरियंस पर्सन के अंदर काम कर रहे हो, या फिर क्या है काम करते करते क्या है चीज़ों को सीख रहे हो। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखो रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, ठीक है, करते करते सीख रहे हो और कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। अब अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे ना आपके एक्चुअल वर्क प्लेस पे नहीं होती है ये ट्रेनिंग, ये आउटसाइड द एक्चुअल वर्क प्लेस होती है। जैसे लेक्चर दे दिए क्लासरूम टीचिंग में, वर्कशॉप्स, ठीक है, सेमिनार हो गए। फिर एडवांटेज क्या है इसका, आप इसमें क्या है फोकस करते हो लर्निंग में, वर्क प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे, नई नई थ्योरीज आइडियाज सीखते हो, एंड ये बेटर होता है जब आपको क्या एडवांस स्किल्स सीखनी होती हैं। तो कंक्लूजन देख ले, देखो दोनों जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल स्किल्स दे रही है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है जो वो बिल्ड कर रही है आपकी नॉलेज कॉन्फिडेंस, तो इनका क्या मिक्स यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्टेट वेज टू मेक इट इफेक्टिव। अब ये हमने क्वेश्चन कर लिया कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और कैसे इसे इफेक्टिव बनाया जाता है। अभी ये ऊपर क्वेश्चन आया था तो देखो दोबारा से आपको ऐसे पूछा है। तो क्या किया था हमने कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो मल्टीपल पर्पस किससे किया जाता है, बिकॉज ये आपको बेनिफिट देता है एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को। इससे हम क्या है इवेल्युएट कर सकते हैं और कंपनी को गाइडेंस मिलती है कि कैसे जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस मतलब कि कहाँ जा रही है, और एम्प्लॉय को पता लगता है कि हाँ कैसे वो बढ़ा सकता है अपनी परफॉर्मेंस को। अब यहाँ पे यही आया है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, जानना, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जानना, उसके स्ट्रेंथ जानना, इसीलिए क्या होता है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। दूसरा है आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, कि भाई उसे बताया जाए कि क्या कहाँ अच्छा कर रहा है वो, कहाँ उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए भी किया जाता है कि अगर हमें ट्रेनिंग देनी है तो पहले देखें तो कि क्या ट्रेनिंग की नीड है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ये वाला गैप आ रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉय, तो फिर उस अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेट क्लियर गोल। जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं ना तो हमको पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में क्या पर्पस है, जिसमें क्या है अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन हाई परफॉर्मर्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं एम्प्लॉय को जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, और हाई परफॉर्मेंस अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें उस बेसिस पे क्या है रिवॉर्ड दिया जाता है, लाइक प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया। फिर है सपोर्ट करियर डेवलपमेंट। अप्रेजल ना हेल्प करता है, गाइड करता है ये एम्प्लॉय को कि कैसे वो अपने करियर पाथ में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैनेजर से डिस्कस करते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं कि आपको क्या लगता है, फिर मैनेजमेंट है जो वो भी उन्हें फीडबैक देती है कि आप इस एरिया में अच्छा कर सकते हो। फिर है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप इंटरेक्ट करते हो तो इससे कम्युनिकेशन क्या है बढ़ती है। फिर है ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है। अप्रेजल का जो डाटा होता है ना वो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है, कि जैसे प्रमोशन किस बेसिस पे करनी है, सैलरी एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, अगर ले ऑफ करने हैं तो वो कैसे करने हैं। तो वर्क फोर्स प्लानिंग में भी ये हेल्प करता है। फिर आपसे पूछा था कि भाई क्या क्या तरीके हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को इफेक्टिव बनाने के। तो देखो क्लियर, पहले तो सेट करनी चाहिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इसमें क्या होता है कि अप्रेजल करने से पहले ये इंश्योर करो कि जो मैनेजर और एम्प्लॉय है उनको क्लियरली पता हो कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। क्लियर एक्सपेक्टेशंस इंश्योर करती है कि हर बंदा क्या है, हर बंदे की सेम बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती। फिर है बी कंसिस्टेंट एंड फेयर। वही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो तो अननेसेसरी जो मतलब कि ये कह सकते हो कि अवॉइड करो एनी कोई बाइस या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव मेजर्स तरीके से क्या है सबकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। इनकरेज टू वे फीडबैक। आप अपना फीडबैक दो बट सामने वाले से भी क्या है फीडबैक लो। फोकस करो डेवलपमेंट में, ना कि सिर्फ इवैल्यूएशन में कि हमें इवैल्यूएशन ही करना है। आप ये देखो कि आपने इवैल्यूएशन किया तो अब उसको अगर कोई गैप आ रहा है तो उनको कैसे फिल किया जाए। फिर है यूज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही सोर्स में रिलाई कर लिया, अलग अलग जगहों से क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हो और इसमें आपका 360 डिग्री फीडबैक क्या है बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। फिर है कंडक्ट रेगुलर अप्रेजल। अब ऐसा नहीं है एनुअल रिव्यू का वेट किया एक बार होगा, नहीं, आप क्या है रेगुलरली परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। ट्रेनिंग एंड इवेल्युएटर्स। मैनेजर भी वेल ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, सो दैट उन्हें पता हो कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। बी स्पेसिफिक इन योर फीडबैक। फीडबैक में ना ऐसा नहीं है कन्फ्यूजन हो कि ये तो ठीक था पर ऐसे कर लेते तो और अच्छा होता, नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ स्पेसिफिकली लिखना है, और अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो भी लिखना है। अनक्लियर नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर रहना चाहिए वहाँ पे, ठीक है।
और सेट स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल होने चाहिए, ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉय है वो सेट करे क्लियर मेजरेबल गोल्स, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस प्रोसेस में। उसके बाद है फॉलो अप एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, ऐसा नहीं है वन टाइम इवेंट है, ये लंबा चलता है, तो आपको क्या है देखना है, मॉनिटर करना है। तो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो इन कुछ स्ट्रैटेजीज़ को, तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस है वो इफेक्टिव तो रहेगी रहेगी, प्लस कंस्ट्रक्टिव एंड मोटिवेट भी करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन यही आया है कि डिटेल नोट आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 15 मार्क्स में बहुत बार आया है कि कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसमें आपको कंपोनेंट्स बताए हैं कि इसमें सैलरी होती है, इंसेंटिव एंड बोनस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो मिल रहे हैं, लाइक एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस भी लिए जाते हैं। तो ये कंपोनेंट्स बताए हैं कंपनसेशन, और जो इक्विटी कंपनसेशन है, ओवर टाइम का अगर कोई पे है, या रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे कि भाई अट्रैक्ट करना टैलेंट को, क्योंकि एक अच्छा कंपनसेशन पैकेज क्या अट्रैक्ट करेगा आपकी कंपनी में टैलेंट को, रिटेंशन रहेगी एम्प्लॉय की, मोटिवेट होंगे वो, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड कॉस्ट कंट्रोल में भी ध्यान देना है। मतलब अपने बजट के अकॉर्डिंग क्या है कंपनसेशन पैकेज आपको बनाना पड़ता है। उसके अंदर क्या क्या आता है वो आपको देख लेना है, क्योंकि कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं 5 मार्क्स में कि कंपनसेशन मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन। तो उसमें वही कि क्या क्या मिलता है आपको, लाइक सैलरी हो गया, फिर बोनस हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पे हो गया। फिर है टाइप्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो पहली है इंटरनली कंसिस्टेंट कंपनसेशन। इसके अंदर आप क्रिएट करते हो पे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कंसिस्टेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सिमिलर जॉब में जो भी एम्प्लॉय होंगे उसको उन्हीं के बेसिस पे क्या है मिलेगा कंपनसेशन। फिर है एक्सटर्नली कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन एम टू ऑफर कंपनसेशन पैकेज जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, अगर हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन के उससे कंपैरिजन करें तो। पे फॉर परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस अच्छी करोगे उस बेसिस पे है। और फ्लेक्सिबल कंपनसेशन वही कि इसमें क्या एम्प्लॉय चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रेफर्ड बेनिफिट या पैकेजेस उनको चाहिए। कस्टमाइज्ड कंपनसेशन होता है ये। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो ये आप देख सकते हो, वही कॉस्ट वगैरह लग जाती है, एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। फिर बेस्ट प्रैक्टिस इन कंपनसेशन मैनेजमेंट आप देख सकते हो। तो कंपनसेशन के बारे में आपको क्या डिटेल में है बताना था, ये आपको सारा नोट्स में मिल जाएगा। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया ऊपर कि प्रोसेस बताओ कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एंड देन उसको कैसे फिर हम डिटेल में इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, बहुत ही ज़रूरी होते हैं, सो दैट हम अपने एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ा सकें। अब अगर एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इम्प्रूव करता है हमारे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को, बूस्ट करता है एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को, मोटिवेशन को, एंड कंट्रीब्यूट करता है बेस्ट वे में ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की तरफ को। अब इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर इतना कुछ करता है तो इसको डिज़ाइन करना, इवैल्यूएट करना प्रॉपर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक पर्टिकुलर प्रोसेस इसमें फॉलो की जाती है। तो वही हम देखते हैं कि सबसे पहले डिज़ाइन अगर कर रहे हो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आपको नीड असेसमेंट करनी पड़ेगी कि भाई क्या मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर आप ट्रेनिंग क्यों देना चाह रहे हो, लोगों को क्या नीड है इसकी। तो आप देखोगे कि क्या गैप आ रहा है, ठीक है। तो जो भी स्किल नॉलेज का गैप आ रहा होगा उसके बेस पे क्या है आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जॉब एनालिसिस कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देख सकते हो, एम्प्लॉय से ही पूछ लो, है ना। फिर आपने क्या है ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। क्या हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है ना। तो क्या हमें करना है, ऑब्जेक्टिव को आप पहले सेट करोगे, और उसके बाद वो जो ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब स्पेसिफिक हो, मेजर कर सकते हैं उसको, अचीव भी कर सकते हो आप उसको, और रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। फिर आप डिज़ाइन करोगे, है ना, ट्रेनिंग कंटेंट को क्या डिलीवर करना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, सेलेक्ट करोगे ट्रेनर्स को, फैसिलिटीज़ को, जो भी चाहिए। फिर शेड्यूलिंग करोगे, फिर डिलीवर करोगे ट्रेनिंग को, और लास्ट में इवैल्यूएट करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएशन पूछे थे कि भाई कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दे रखी है टेक्निक्स, ठीक है। लेवल 1 रिएक्शन हो गया, लेवल 2 हो गया, और लेवल 3 हो गया। तो इसमें क्या है, अगर लेवल 1 की बात करें तो रिएक्शन की हाउ पार्टिसिपेंट्स फील, कैसे पार्टिसिपेंट्स ने फील किया ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो किस मेथड से देख सकते हो, सर्वे फीडबैक ले सकते हो उनका, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग क्या एंगेजिंग थी, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग थी, क्या रेलेवेंट लगी आपको आपके जॉब के अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव रिएक्शन का मतलब होता है कि हाँ भाई ट्रेनिंग क्या है, अच्छी थी। फिर है लेवल 2 में लर्निंग, व्हाट पार्टिसिपेंट्स हैव लर्नड। इसमें हम देखते हैं कि क्या पार्टिसिपेंट्स ने लर्न किया। असेस करते हैं कि वेदर जो ट्रेनिंग है उसने क्या नॉलेज बढ़ाई, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी बढ़ाई। इसमें मेथड कर सकते हो, टेस्ट ले लो उनका, क्विज ले लो उनका, ठीक है, स्किल्स असेसमेंट कर लो। क्वेश्चंस इसमें होते हैं, डिड एम्प्लॉय लर्न द की कंसेप्ट।
आउटकम क्या आता है कि अगर ये जो लेवल है ये शो कर रहा है कि कितना जो नॉलेज है, स्किल इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर लेवल 3 आता है बिहेवियर, कि कैसे जो ट्रेनीज़ हैं वो अप्लाई कर रहे हैं उस लर्निंग को एक्चुअल में अपनी जॉब में। तो इसमें मेथड्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो या फीडबैक ले सकते हो सुपरवाइज़र से कि भाई बंदे कैसे कर रहे हैं। की क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें कि जो एम्प्लॉय है उसने अप्लाई की स्किल्स और नॉलेज, ठीक है, अपने ट्रेनिंग के दौरान। आउटकम की बात करें तो बिहेवियर में चेंज आया, दैट मीन्स कि ट्रेनिंग ने क्या आपको बेनिफिट दिया है। फिर है लेवल 4, इसमें रिजल्ट देखते हैं, इम्पैक्ट क्या पड़ा ट्रेनिंग का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम में। तो इसमें हमें इवैल्यूएट करना होता है ट्रेनिंग का इम्पैक्ट बिजनेस में क्या पड़ा। मेथड्स आप देख सकते हो, इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख सकते हैं हम। क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, लाइक हाउ द ट्रेनिंग इम्प्रूव टीम और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कैसे बढ़ी है। आउटकम क्या है कि लेवल असेस किया जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, मतलब कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे वो वैलिडेट थे, इफेक्टिव थे। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इवैल्यूएशन की जाती है। यही होता है इसका पर्पस कि कैलकुलेट करना है कि कितना फाइनेंशियल रिटर्न बेनिफिट आपको डिराइव हुए हैं ट्रेनिंग को देके। फिर है फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेंट, स्टेक होल्डर से आप ले सकते हो, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आप उसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग, डिस्कस वेरियस मेथड्स यूज्ड इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इन एन इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो क्वेश्चन वही है, ट्रेनिंग बतानी है, तो ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें इंप्रूव करते हो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी अपने एम्प्लॉय की, सो दैट वो बेटर तरीके से परफॉर्म करे अपनी जॉब को। इसमें क्या है, वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है, कॉन्फिडेंस आता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ट्रेनिंग का मतलब लर्न कर रहा है नई स्किल्स को जॉब को करने के लिए, या जो भी एग्जिस्टिंग स्किल है उसमें इंप्रूवमेंट ला रहा है। फिर मेथड्स हमने देख लिया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या होता है, वेरियस मेथड्स बताने हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो ये भी हमने कर लिया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, एंड मेथड्स। तो मेथड्स में हमने देखा है अभी रैंकिंग मेथड हो गया, ठीक है, और ये ग्राफिक मेथड, मॉडर्न में 360 डिग्री मेथड देखा, एमबीओ देखा, असेसमेंट सेंटर्स देखे, ठीक है, और ये बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल देखा। तो फिर आपको पूछा गया था कि ट्रांसफ़र के ऊपर क्या कहते हैं शॉर्ट नोट लिखो, क्या होता है ये, तो ये भी पढ़ लिया है, ठीक है। फिर डिमोशन एंड डिस्चार्ज क्या होता है, तो ये वाले भी क्या है, इन पे भी आपने शॉर्ट नोट पढ़ लिए हैं। ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ये भी अभी ऊपर देखा है। तो यही क्वेश्चंस क्या है, बार बार यहाँ रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंसेंटिव प्लान और वेरियस टाइप्स ऑफ वेजेस इंसेंटिव प्लान बताने थे। तो इंसेंटिव प्लान वही होते हैं स्पेशल रिवॉर्ड, जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि भाई मोटिवेट करें एम्प्लॉय को, सो दैट वो और अच्छे से काम करे, बेटर परफॉर्म करे, एक्स्ट्रा मनी और बेनिफिट होता है बेसिकली ये। डू मोर अर्न मोर, ठीक है, ये वाला है इसमें। फिर इसको लिंक किया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पर, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना अच्छा इंसेंटिव मिलेंगे। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान होता है, ये हमने पढ़ लिए थे कि जैसे हेल्थ से प्लान हो गया, ठीक है, रोवन प्लान हो गया, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हो गया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर है ग्रुप इंसेंटिव प्लान, जिसमें टीम बेस्ड परफॉर्मेंस पे दिया जाता है, जैसे प्रॉफिट शेयर दे दिया, को पार्टनरशिप हो गया, गेनिंग रेशो हो गया, गेन रेशो हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे। तो आपको पता लगा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इनको अब ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट भी पता होते हैं, बस ये देखना है कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंटर्स है, क्योंकि जितने पॉइंटर्स आपके अच्छे होंगे, जितना अच्छे से आपने प्रेजेंट किया होगा, उतने ही अच्छे आपको थ्योरेटिकल इस जो सब्जेक्ट है उसमें क्या आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने ये देखना है एक बार अभी और एक बार एग्जाम से पहले, सो दैट कि आपके क्वेश्चंस आपने मेक श्योर कर लेने कि ये तो अच्छे से हो ही हो आपके टॉपिक जो भी हैं। ऐसा नहीं, लाइक ट्रेनिंग था तो ट्रेनिंग वाला टॉपिक आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, बट हाँ उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ कर लिया है, तो इतना आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी ये जो नोट्स हैं ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। एंड जो हमने सेक्शन बी है उसके भी 15 मार्क्स के डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो वो भी नहीं देखे आपने तो वो भी देख सकते हो। एंड जो सेक्शन ए है उसके भी हमने क्या है क्वेश्चन आंसर्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली किए हैं। तो ये थे सारे के सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमने 2024 का पेपर भी सॉल्व किया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो वही प्लेलिस्ट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप उनको भी कर सकते हो। और इनके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए जो कि प्लेलिस्ट में नहीं है या फिर इन इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में नहीं है, तो आप उनको क्या है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपना फीडबैक दे के जाना। एंड लाइक और शेयर इसको कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सो दैट आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर्स जल्दी से जल्दी आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।